हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं अमृतेश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आज कुछ हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे जो एग्जाम में पूछता भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले जो वीडियो है दैट मीन्स करंट का दूसरा और तीसरा आप लोग देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। आज हम लोग निकालने वाले हैं, ध्यान से देखो। आज हम लोग निकालेंगे एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन establish the relation between, ठीक है, करंट डेंसिटी। और मैंने करंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है, पिछला वीडियो में बतलाया था, ठीक है। यानी करंट डेंसिटी को जे से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या है बोलो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आज हम लोग यही रिलेशन फाइंड करने वाले हैं, यानी कि जो रिलेशन हम लोग को निकालना है वो जे इक्वल टू सिग्मा ई के बारे में रिलेशन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। देख लो, ध्यान समझो। जे को क्या बोलते हैं बोलो, जे को बोलते हैं करंट डेंसिटी, सिग्मा को बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के मैंने बारे में पढ़ाया था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू होता है द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। यानी कि सिग्मा इक्वल टू 1/ρ मैंने पढ़ाया था, ठीक है, 1/ρ मैंने पढ़ाया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने पिछला वीडियो में एक फॉर्मूला भी पढ़ाया होगा, ये कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आर इक्वल टू होता है ml/a/n/e² टॉर्क, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया। और मैंने फिर बताया होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस इक्वल होता है ρl/a भी होता है। अब देखो यहाँ पे आर का फॉर्मूला ये है और एक आर का फॉर्मूला ये होता है, यानी कि एल और ए, यहाँ पे एल और ए है, यानी रो का प्लेस कौन कौन ले रहा है, mn/e² टॉर्क जो है किसका ले रहा है, रो का प्लेस ले रहा है, यानी कि रो इक्वल टू क्या होता है बोलो, m/n/e² टॉर्क होता है। क्लियर, इतना सारा चीज मैंने पढ़ाया था पिछला वीडियो में, ठीक है। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा तो ये सब आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ये सब मैंने हर चीज डिराइव करके बताया था, ठीक है। चलो अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो करंट डेंसिटी होता है, यानी कि जे इक्वल होता है I/A होता है, ठीक है। यानी कि होता है करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी कि किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि ए क्षेत्रफल से बहने वाली धारा अगर आई है तो यूनिट क्षेत्रफल से बहने वाली धारा I/A होगा, और यूनिट क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाहित होगा उसी को हम लोग धारा घनत्व जे बोलेंगे, और जे इक्वल टू होता है I/A होगा, ठीक है। यानी करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, I/A होता है। क्लियर, इतना तो पता चल गया। मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे, किसी भी चालक से बहने वाली धारा I इक्वल होता है ANE², नहीं, क्या होता है, किसी भी चालक से बहने वाली धारा I इक्वल होता है ANEVD। क्या होता है बोलो, ANEVD होता है। क्लियर, किसी भी चालक से बहने वाली धारा I इक्वल होता है ANEVD होता है, ठीक है। इतना सारा चीज मैंने बताया था, आप लोग जरूर करंट 2 और करंट 3 वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, जे की जगह मैं क्या पूछ सकता हूं, आई की जगह ANEVD, क्या लिखूंगा मैं, ANEVD/A। यहां जो VD है, VD मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अपवाह वेग, अनुगमन वेग और संवहन वेग कहलाता है, ठीक है।
मैंने फर्स्ट वीडियो में ये सब बताया था, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वीडी इक्वल टू, ठीक है, ई टॉर अपॉन स्मॉल एम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा वीडी इक्वल होता है ई टॉर अपॉन स्मॉल एम। इतना सारा चीज मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सब देखिएगा तो ही जो इस वीडियो में आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। चलो, यानी कि नहीं तो आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, इतना माइंड में रख लीजिए कि मैंने ये सब पढ़ाया, ठीक है। इतना सारा चीज मैंने पढ़ाया ऑलरेडी, ठीक है। अब ये आप लोग को फटाक से समझ में आने वाला है, ठीक है। देखो ये यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा बोलो, जे इक्वल होगा एन ई बी डी, होगा ना। वीडी की जगह क्या पुट करना है बोलो, ई टॉर अपॉन स्मॉल एम, यानी जे इक्वल पुट करेंगे एन ई, वीडी की जगह बोलो ई टॉर अपॉन स्मॉल एम, यानी कि सॉल्व करेंगे तो जे इक्वल कितना होगा, जे एन ई स्क्वायर टॉर अपॉन स्मॉल एम और इंटू ई, ठीक है, इंटू ई। ई का मतलब क्या होगा, देखो ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई मतलब क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर, इतना तो समझ में आता होगा, गुड। अब देखो ध्यान समझो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, यहां पे मैं बताता हूं। देखो जे इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, तो जे इक्वल टू लिख सकते हैं बोलो 1 अपॉन स्मॉल एम बाय, ठीक है, एन ई स्क्वायर टॉर, ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूं ना, और इंटू ई। देखो ध्यान समझो, इसी को मैं ऊपर लिख दूंगा तो मेरा सेम फॉर्म यही वाला फॉर्म आ जाएगा, आएगा ना, गुड। अब देखो ध्यान से समझो, स्मॉल एम एन ई स्क्वायर टॉर इक्वल टू मैंने क्या बताया, रो। देखो यहाँ पे रो है लिखा हुआ, ठीक है, इतना इक्वल टू रो होता है, यानी कि जे इक्वल टू 1 अपॉन रो और इंटू ई। क्लियर, और 1 बटा रो इक्वल टू क्या होता है बोलो, सिग्मा होता है, यानी कि जे इक्वल टू बोलो सिग्मा ई। ये मेरा हो गया प्रूव्ड, यानी कि मेरा रिलेशन निकल गया। प्रूव भी करने बोलेगा या तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। क्लियर, ये मैंने बताया, ठीक है। यानी कि द रिलेशन बिटवीन जे इक्वल टू सिग्मा ई जो है ऐसे निकाला जाता है, एग्जाम में पूछता भी है 3 मार्क्स में, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर, गुड। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बोलो, रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में। मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आप लोगों को बताया था, ठीक है। रेजिस्टेंस के बारे में क्या बताया था कि किसी भी चालक का प्रतिरोध, यानी कि किसी भी चालक का रेजिस्टेंस जो है, चालक की लंबाई एल और चालक के अनुप्रास काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने ये सब बताया था, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जब एक समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा बोलो, कांस्टेंट लगेगा, और कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, रो लगेगा, ठीक है। कांस्टेंट के रूप में क्या लगेगा, रो लगेगा, रो इक्वल टू होता है L अपॉन A। यानी किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई L पर डिपेंड करता है और इसके अनुप्रास काट के क्षेत्रफल A पर डिपेंड करता है। यानी कि अनुप्रास काट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लंबाई ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई को बढ़ाने पर बढ़ता है, और अनुप्रास काट के क्षेत्रफल को बढ़ाने पर, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा। क्लियर, और किस बात पर निर्भर करता है, किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है चालक के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग पदार्थ के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होता है। क्लियर, यानी कि किसी भी चालक का प्रतिरोध 3 बात पर निर्भर करता है। पहला क्या, लंबाई पर, दूसरा अनुप्रास काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा चालक का नेचर पर, यानी कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है, प्रकृति कैसा है उसका। क्लियर, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला नंबर में पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा नंबर में पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मैंने ये तो क्लास 9th में भी बताया था। ठीक है, और आज जो है क्लास 12th के करंट चैप्टर में भी ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग कीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, हेडिंग क्या करना है बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन।
पहले मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन आंसर बना रहे, ठीक है। मान लेते हैं कि R1 R2 और R3 जो है 3 रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। किसमें बोलो? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब बोलते हैं श्रेणी क्रम, ठीक है। यानी कि 3 प्रतिरोध है, यह है मेरा पहला प्रतिरोध, यह है दूसरा प्रतिरोध और यह है तीसरा प्रतिरोध। इसको मैं R1 लिख दूं, इसको मैं R2 लिख दूं, इसका मैं R3, ठीक है। और इसको जो है एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया, ठीक है। V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होगा? करंट निकलेगा, ऐसे आएगा और करंट फॉलो होगा, ठीक है। और वापस जो है फिर बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल में आके घुस जाएगा, ठीक है। ये मैंने पढ़ा। याद रखना एक चीज, ये याद रखना कि रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज का बंटवारा होता है। किसका बंटवारा होता है? बोलो, वोल्टेज का। यानी कि बोलो यहां का वोल्टेज V1 मान लो, यहां का वोल्टेज क्या होगा? V2 मान लो, यहां का वोल्टेज क्या होगा? V3 हो जाएगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमेशा क्या होता है? वोल्टेज का बंटवारा होता है और प्रत्येक रेजिस्टेंस से बहने वाली जो धारा है, धारा क्या होती है? सेम होती है, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट कर लेना। क्या करना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज का बंटवारा होता है, ठीक है। किसका बंटवारा होता है? बोलो, वोल्टेज का बंटवारा होता है और धारा का बंटवारा नहीं होता है। यानी कि इसमें अब क्या होगा? टोटल वोल्टेज कितना होगा? बोलो, टोटल वोल्टेज मान लो V है तो V इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यह है हमारा टोटल वोल्टेज। क्लियर? टोटल वोल्टेज मैंने ओम्स लॉ आप लोगों को पढ़ाया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI। जहां R क्या है? रेजिस्टेंस है। जहां R क्या है? रेजिस्टेंस है। R इक्वल टू होगा V अपॉन I, होगा कि नहीं? V अपॉन I। चलो, ये बात समझ में आ रहा। अगर बात करते हैं कि वोल्टेज का बंटवारा हो रहा है, ठीक है, धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है, यानी I इक्वल टू क्या होगा? चलो ऐसे में लिख लेता हूं कि वोल्टेज, अगर यहां का वोल्टेज V1 है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? R1 होगा। होगा कि नहीं? बोलो, होगा ना। यानी कि V1 इक्वल टू कितना होगा? बोलो, R1 और इंटू I हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो, V2 वोल्टेज के लिए क्या होगा? V2 वोल्टेज के लिए होगा बोलो R2 और इंटू करंट। यानी कि करंट का बंटवारा नहीं हो रहा है, यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस से बहने वाली धारा सेम है। देख लो, बात समझ में आ रहा है? तो बोलो यहाँ पे, यानी कि टोटल वोल्टेज V के जगह मैं क्या लिखूंगा? V1 के जगह पुट कर सकते हैं हम लोग R1 इंटू I। V2 की जगह क्या होगा? बोलो R2 इंटू I और V3 के बोलो R3 इंटू I होगा। यानी कि I को अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? बोलो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेना। बात समझ में आया? यानी कि टोटल वोल्टेज ऑफ दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गया? गुड। अब क्या करना है, देखो ध्यान समझो। अगर इन तीनों रेजिस्टेंस को एक ऐसे रेजिस्टेंस में बदला जाए, एक ऐसा रेजिस्टेंस में बदला जाए जो क्या कर रहा है? जो इन तीनों के बराबर काम करता हो, ठीक है। इन तीनों रेजिस्टेंस को एक ऐसे अकेले रेजिस्टेंस में बदला जाए जो इन तीनों के बराबर काम करता हो, तो ऐसे रेजिस्टेंस को इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको RS से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आया? मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को एक ऐसे अकेले रेजिस्टेंस में बदला गया जो इन तीनों के बराबर क्या करता हो? काम करता हो। और मान लो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है RS है, ठीक है। तो लिख लेते हैं मैं, लेट RS इक्वल टू क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या है? बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब बोलते हैं समतुल्य धारिता, ठीक है। इन तीनों, मैं एक बार और बताऊंगा कि इन तीनों रेजिस्टेंस को एक अकेले ऐसे रेजिस्टेंस में बदला गया है जो इन तीनों का समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो, समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? बोलो, समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे। बात समझ में? RS क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है। क्लियर? बात समझ में आ गया? चलो, और इसको भी V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया। बोलो, यहां से करंट आएगा ऐसे, ऐसे गया, फिर वापस करंट ऐसा आ गया।
क्लियर। यानी कि इसका जो होगा, इसमें ओम्स लॉ यूज कर सकता है, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा, ठीक है। V इक्वल टू होगा RS और इंटू I हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। जहां RS क्या है, RS इसका प्रतिरोध है, क्लियर। RS क्या है, इसका प्रतिरोध है, यानी कि RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, ठीक है। यहीं पे सीधे में ये यूज कर सकते हैं V इक्वल टू RS इंटू I। मैं V की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। दिस वैल्यू वी हैव टू पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस वैल्यू को हमको कहां करना है, इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। RS क्या है, बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखूंगा RS इंटू I, क्लियर, गुड। यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बात समझ में आया। यानी कि इन तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, ठीक है। कब, जब इसमें तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तब। इसी तरह सपोज करो अगर 4 प्रतिरोध जुड़ा रहता तो इसका समतुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होता है, ठीक है। 5 प्रतिरोध जुड़ा होता तो 5 प्रतिरोध, ठीक है, ऐसे होता है। बात समझ में आ गया होगा। यह क्या है, समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। बात समझ में आ गया, याद रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, क्लियर। चलो अब मान लो कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान है, मतलब बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान समान है। सपोज करो प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान R है, सपोज करो कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान R है। लेट R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R, ठीक है। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RS इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, मैंने अभी पढ़ा है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी क्या हो जाएगा, बोलो R प्लस R प्लस R। यानी कि प्रत्येक का प्रतिरोध सेम है, यानी कि R प्लस R, यानी कि RS इक्वल टू मेरे पास कितना आया, बोलो 3R आया, आया कि नहीं। यानी कि जब तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। कब, जब प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान होगा तब। इसी प्रकार अगर n प्रतिरोध, सपोज करो कि नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, कितना, नंबर ऑफ n, ठीक है। अगर मान लो इसी तरह की n, कितना बोलो, n, मैं यहां फिगर बना देता हूं। सपोज करो कि यहां पे कितना है, नंबर ऑफ, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कितना जुड़ा हुआ, बोलो, नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन RS इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, NR हो जाएगा। इसको याद रखना, इसको इक्वेशन A कर लो। बात समझ में आया, कितना होगा, NR होगा। कैसे, तीन प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो 3R आया, अगर 4 प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो 4R होता, अगर 5 प्रतिरोध जुड़ा रहता तो क्या होगा, 5R होता, ठीक है। इसी तरह n प्रतिरोध जुड़ा हुआ है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान अगर समान है तब उसके लिए RS इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, NR हो जाएगा। क्या होगा, बोलो, NR होगा, ठीक है। ये हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। मैं अभी न्यूमेरिकल ही बता देता हूं, देख लो न्यूमेरिकल, देखो, फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। न्यूमेरिकल क्या करना है, बहुत इजी है। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, बोलो, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ये मैंने बता चुका है। मान लो कि यहाँ का 2 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ भी 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, 2 ओम, ठीक है। हर एक जगह पे कितना है, 2 ओम है, यहाँ भी 2 ओम है। बोला इसमें क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंपल सा फॉर्मूला RS इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 8 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RA इक्वल टू कितना होगा, 8 ओम होगा, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला भी जानते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का
यानी कि क्या है बोलो, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध का वैल्यू सेम है, कितना है बोलो 2m है। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आर एस इक्वल टू होता है एन आर होता है, ठीक है। जहां एन क्या है, एन है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, एन क्या है बोलो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो एन, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 1 2 3 4 यानी कि 4, और आर का वैल्यू कितना दिया है बोलो 2 ओम, दैट मींस कितना हो जाएगा बोलो 8 ओम। दैट मींस क्या करेंगे हम लोग इस तरह का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गया, गुड, ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा किसमें बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। किसमें बात करूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिख लीजिए सेकंड नंबर में क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो कि R1 R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस को, ठीक है, पैरेलल में जोड़ा गया है, ठीक है। किसमें जोड़ा गया है बोलो, पैरेलल में जोड़ा गया है। मान लो यहाँ का रेजिस्टेंस को R1 लिए, यहाँ का रेजिस्टेंस को R2 लिए, यहाँ का रेजिस्टेंस को क्या लिए R3 लिए, यहाँ का रेजिस्टेंस को क्या लिए R3 लिए, और इसको एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। मान लो यहां से करंट आई गया और यहां से करंट आई वापस आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। यहां पे जब करंट पहुंचेगा तो फिर करंट का बंटवारा होगा, यानी कि यहां से बहने वाली धारा R1, यहां से क्या हो जाएगा बोलो I2 हो जाएगा, यहां से कितना होगा बोलो I3 हो जाएगा, यहां भी वही करंट आएगा, और यहां पे तीनों करंट मिलके क्या बन जाएगा बोलो I बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो I बन जाएगा, और फिर यहाँ पे वापस आएगा। क्लियर। एक चीज याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध के समांतर क्रम संयोजन में हमेशा धारा का बंटवारा होता है। किसका बंटवारा बोलते हो, धारा का, यानी करंट का बंटवारा होता है। देख सकते हैं I1 I2 I3 क्या हो रहा है बोलो, करंट का बंटवारा होता है, और प्रत्येक का विभवांतर यानी कि वोल्टेज जो है क्या होता है सेम होता है, यानी कि प्रत्येक सिरों का बीच का विभवांतर सेम होता है। यानी कि बंटवारा किसका होता है बोलो करंट का, यानी कि टोटल करंट क्या हो जाएगा बोलो, ठीक है, टोटल करंट I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। क्लियर। हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू RI, दैट मींस I इक्वल टू हो जाएगा क्या, I इक्वल होगा V अपॉन R, ठीक है। रेजिस्टेंस अलग अलग है, यहाँ का रेजिस्टेंस R1 है, तो बोलो यहाँ का धारा I1 हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज सेम होगा ना। I2 के लिए कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू V बाय R2 हो जाएगा, और I3 के लिए क्या हो जाएगा V अपॉन R3 होगा। कैसे, क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो करंट यदि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट भी क्या होगा चेंज होगा ना, गुड। यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, यानी कि टोटल करंट I इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल टू होगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। दैट मीन्स I इक्वल टू क्या करेंगे बोलो, V को बाहर कर देंगे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसको इक्वेशन फर्स्ट में। बात समझ में आ गया, गुड, इतना तो क्लियर। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, इन तीनों प्रतिरोध को मिला के एक ऐसे प्रतिरोध में बदला जाएगा, इन तीनों प्रतिरोध को मिला के एक ऐसे प्रतिरोध में बदला जाएगा जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लो कि Rp है, यानी कि Rp इक्वल टू क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, Rp है, ठीक है। तो Rp का मतलब है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तीनों प्रतिरोध को एक अकेले ऐसे प्रतिरोध में बदला गया है जो इन तीनों के बराबर काम करता हो, तो इस प्रतिरोध को, इन तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कहेंगे, दैट मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। बात समझ में आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, ओम्स लॉ लगाएंगे तो ओम्स लॉ इक्वल टू होगा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इससे बहने वाली धारा I है, यहां भी धारा क्या होगा I आएगा, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इक्वल टू क्या होगा बोलो RI, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा RP इक्वल टू यहाँ का रेजिस्टेंस। बात समझ में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे, यानी कि I इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो
आई इक्वल टू होगा वी अपॉन आरपी, वी अपॉन आरपी। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे आई की जगह, इस आई का वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आ गया समझ में, नोट कर लीजिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहां का वैल्यू कितना आएगा, v अपॉन आरपी आया। अब मैं पुट कर, अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर, v कैंसिल, यानी कि 1/rp इक्वल टू क्या आया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यानी कि क्या समझे हम लोग, क्या समझे कि तीन प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो उसका समतुल्य धारिता, सॉरी धारिता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, मैं गलत बोल रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, तो बोलेंगे समतुल्य प्रतिरोध जो है क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होगा समांतर क्रम संयोजन में। क्लियर, तो समांतर क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध 1/rp इक्वल टू होगा 1/r1 प्लस 1/r3 r2 प्लस 1/r3 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो कि चार प्रतिरोध जुड़ा रहता तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बोलो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/rp इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। चार रेजिस्टेंस होता, तो अगर 5 रेजिस्टेंस होता तो 1/r5 होता। क्लियर, बात समझ में आ गया। लेट, चलो मान लेते हैं कि अगर प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो, प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो, ठीक है, और उसको कहां जोड़ा गया है, बोलो, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। मान लो कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान है, दैट मीन्स R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R, ठीक है, यानी प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/rp इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आएगा r, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 1/rp, यानी कि rp इक्वल टू हो जाएगा r अपॉन 3। यानी कि तीन प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध rp इक्वल टू r अपॉन 3 होगा तीन प्रतिरोध के लिए, ठीक है। अगर 5 प्रतिरोध जुड़ा रहता है और पांचों प्रतिरोध का मान समान हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस rp इक्वल टू आता r अपॉन 5, अगर 5 रहता तो 5 आता, ठीक है। इसी तरह मान लो कि नंबर ऑफ n कितना, बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार अगर नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड ईच रेजिस्टेंस, बोल सकता है कि वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज सेम, अगर प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान अगर समान हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी इक्वल टू कितना होता है, बोलो, r अपॉन n होता कि नहीं, बोलो, r अपॉन n होता। क्लियर, बात समझ में आ गया, किसके रेजिस्टेंस के लिए, n रेजिस्टेंस के लिए। चलो इसको भी मैं न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, कैसे करेंगे, बहुत इजी है। देखो मान लो कि 3 रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम है, यहां पे एक रेजिस्टेंस था, इसका भी मान लो कि 2 ओम है, यहां पे एक रेजिस्टेंस था, इसका भी मान लो 2 ओम है, ठीक है। और इसको क्या किए हैं, एक 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है, किसमें जोड़ा गया है, बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बोला क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो सीधे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो नॉर्मल फॉर्मूला जानते हैं, 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि वैल्यू क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 1/rp इक्वल टू, यानी कि rp इक्वल टू कितना है, बोलो, 2 अपॉन 3, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो, 0.66 ओम आएगा, ठीक है। ओम क्या है, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर, और इसका अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ाए हैं, मैंने क्या पढ़ा है कि 3 रेजिस्टेंस को अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है और प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान अगर समान हो, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी इक्वल टू होगा, क्या होगा, बोलो, आरपी इक्वल टू होगा r अपॉन 3 होगा, ठीक है। यानी कि आरपी इक्वल टू, बोलो, r का वैल्यू बोलो 2 है तो 2 लिखेंगे और नीचे
3, यानी कि इसका वैल्यू 0.66 ओम आएगा। बात समझ में आया कैसे यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। इसका मैं न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आई थिंक ये सब समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कलर कोड के बारे में, और मैं ये सब का रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा, ठीक है। तब तक वेट कीजिए और कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए कि आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।